हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेंटोर मंथन। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक हैं। एंड दोज हु आर कमिंग हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू यू. सो माई नेम इज़ पूजा एंड आई एम a biology educator by profession for past 8 years, and recently I have started this YouTube channel Mentor Manthan to guide teaching exam aspirants. So now coming to today's topic, आज का जो हमारा टॉपिक है that is endocrine system or the glands. ये टॉपिक क्लास 10th में थोड़ा सा बहुत ब्रीफ में मेंशन है, बट हम इसको थोड़ा इलेबरेट वे में आज कवर करेंगे 11th स्टैंडर्ड से भी. रीज़न बीइंग इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड इसमें से काफ़ी ट्विस्टेड क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में देखने को आपको मिल सकते हैं. एंड ऑल्सो दोज हु आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, लेट मी टेल यू कि KVS, EMRS एंड D2+B तीनों एग्जाम्स अप्रोचिंग है. इनफैक्ट KVS एंड EMRS का Tier 2 अब कभी भी हो सकता है. सो फॉर दैट वी हैव स्टार्टेड अ सीरीज ऑन आवर चैनल जिसमें हम थ्योरी प्लस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं एक सेशन में, एंड देन आफ्टर दैट वी ट्राई टू कवर MCQ फॉर दैट पर्टिकुलर चैप्टर और द लेसन. एंड येस, नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज सेशन. सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ एंडोक्राइन सिस्टम. बट बिफोर जंपिंग टू एंडोक्राइन सिस्टम, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड कि ग्लैंड्स या ग्रंथियाँ क्या होती है. सो बेसिकली ग्लैंड्स आर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स. ये हमारी बॉडी के अंदर कुछ स्पेशल विशेष अंग होते हैं जो कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं और फिर उनको सिक्रीट भी करते हैं. ठीक है, यानी ये कुछ रसायन बनाते हैं और उन रसायनों का फिर स्राव भी करते हैं. और उन केमिकल्स के अंदर आते हैं हमारे कुछ हार्मोन्स एंड एंजाइम्स. हार्मोन्स जैसे कि आप जानते हैं पैंक्रियाज रिलीज़ करता है इंसुलिन जो हमारे ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करके रखता है. इसी तरीके से ग्रोथ हार्मोन होता है जो हमारी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वृद्धि के लिए. एंड देन कुछ एंजाइम्स होते हैं जो मदद करते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, डिफरेंट प्रोसेस में. फॉर एग्जांपल अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम के एंजाइम्स की बात करो तो वो खाने को पचाने में मदद करते हैं. ठीक, तो इस तरीके से जो ग्लैंड्स होती है हमारी बॉडी के अंदर वो सिक्रीट करती हैं कुछ हार्मोन्स एंड कुछ एंजाइम्स सच एज स्वेट, सलाइवा एक्सेट्रा, जो कि रेगुलेट करता है हमारे सारे बॉडी फंक्शंस को. ठीक, अब ग्लैंड्स जो है अभी हम आगे पढ़ेंगे कि 3 डिफरेंट टाइप्स की होती है. एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है एंड मिक्स्ड या फिर हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स होती है. तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हमने इस चैप्टर में कवर करनी है उनकी स्टडी के लिए एक ब्रांच होती है बायोलॉजी को जिसको हम कहते हैं एंडोक्राइनोलॉजी, राइट. एंड इस एंडोक्राइनोलॉजी ब्रांच के अंदर आप लर्न करते हो, पढ़ते हो एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उनके द्वारा सिक्रीट किए गए हार्मोन्स के बारे में. आई होप ग्लैंड्स इज क्लियर नाउ. मूविंग ऑन टू व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्लैंड्स. सो सबसे पहले आता है हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड देन आती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स. सो एक्सो और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बीच का फ़र्क बस इतना सा ही है कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है ना वो अपनी सिक्रीशंस को एक डक्ट के अंदर यानी कि एक तरीके की पाइप या नलिका के अंदर अपनी सिक्रीशन को छोड़ती है. ठीक, अब वो पाइप के थ्रू अपने टारगेट ऑर्गन पे जाएगा जहाँ पे उसका काम है. लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड्स में क्या होता है कि ये डायरेक्टली अपने हार्मोन्स को रिलीज़ कर देते हैं ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंड ब्लड के थ्रू अब आपका हार्मोन अपने डिज़ायर्ड टारगेट के पास जाता है. ठीक, तो फर्स्ट बेसिक डिफरेंस तो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड का ये हो गया. सेकंड चीज़ की बात करेंगे तो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो सिक्रीट करते हैं आपके एंजाइम्स. ठीक, जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो सिक्रीट करती हैं आपकी हार्मोन्स. सो मेनी अ टाइम्स दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन एग्जाम्स कि हार्मोन रिलीजिंग ग्लैंड्स जो हैं वो एक्सोक्राइन होती है या एंडोक्राइन. सो दीज आर योर एंडोक्राइन ग्लैंड्स. एंड देन एक थर्ड टाइप की ग्लैंड आती है जिसको कहते हैं मिक्स्ड ग्लैंड्स या फिर हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स, जिनका काम एंडो और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स दोनों का ही है. मतलब वो कुछ हार्मोन्स भी रिलीज़ करेंगी और कुछ एंजाइम्स भी रिलीज़ करेंगी. एंड इसका सबसे अच्छा परफेक्ट एग्जाम्पल है हमारे पैंक्रियाज या फिर अग्नाशय, क्योंकि पैंक्रियाज का जो एक्सोक्राइन पोर्शन होता है वो कुछ एंजाइम्स रिलीज़ करता है जो कि डाइजेशन में, पाचन में मदद करता है, जबकि जो उसका एंडोक्राइन पोर्शन होता है वो कुछ हार्मोन्स रिलीज़ करता है जैसे कि इंसुलिन, ग्लूकागन, जो हमारे ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करके रखते हैं. सो आई होप टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स या ग्रंथियों के प्रकार आपको बहुत अच्छे से क्लियर है. नाउ वी विल स्टार्ट विद वन बाय वन ईच ऑफ दीज एंडोक्राइन ग्लैंड्स. सो द फर्स्ट वन इज हाइपोथैलेमस. अब देखिए हाइपोथैलेमस आप सबको पता है कि ये हमारे ब्रेन का, मस्तिष्क का एक हिस्सा होता है. और ये कहाँ लोकेटेड होता है? ये लोकेटेड होता है हमारे फोर ब्रेन यानी कि अग्र मस्तिष्क के
बेस पे। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं कि थैलेमस है और थैलेमस के नीचे हमारा हाइपोथैलेमस जो है वो मौजूद होता है। स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन हम ज़्यादा अच्छे से नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे। राइट ना आपको इतनी नॉलेज तो है कि हाइपोथैलेमस क्या है, हमारे नर्वस सिस्टम या ब्रेन का पार्ट होता है। ठीक, सेकंड वाले फिगर में भी जो आपको हाईलाइटेड पोर्शन दिख रहा है दैट इज़ योर हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस की बहुत इंपॉर्टेंट और स्पेसिफिक बात ये है कि ये हाइपोथैलेमस कनेक्ट करता है हमारे नर्वस सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम के साथ, यानी कि ये नर्वस सिस्टम का भी हिस्सा है और एंडोक्राइन सिस्टम का भी हिस्सा है। ठीक, इसलिए इसको हम कहते हैं न्यूरो एंडोक्राइन ग्लैंड। यह एक तंत्रिका अंतरस्रावी ग्रंथि है क्योंकि ये दोनों ही हमारे सिस्टम्स का हिस्सा बनता है। नेक्स्ट, इट प्रोड्यूसेस हार्मोन्स दैट रेगुलेट्स पिट्यूटरी ग्लैंड फंक्शंस। अब इसको ना एक एनालॉजी के साथ समझो, जैसे कि स्कूल में प्रिंसिपल होता है। अब जो प्रिंसिपल बात कहेगा, अगर प्रिंसिपल किसी टीचर को कहता है कि ये काम करना है तो वो टीचर काम करेगा, अगर वो मना करता है तो वो काम नहीं करेगा। सिमिलरली फिर टीचर के कहे अनुसार सारे स्टूडेंट्स काम करते हैं। तो इसी तरीके से हमारी बॉडी में आप जिसको प्रिंसिपल ग्लैंड समझ सकते हो दैट इज़ योर हाइपोथैलेमस। ठीक है, इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक हाइपोथैलेमस अपने हॉर्मोन्स रिलीज़ नहीं करता और वो पिट्यूटरी को नहीं बताता, अगली ग्लैंड जो है हमारी जिसको मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी कहते हैं। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस जो है जब तक अपने हार्मोन सिक्रीट नहीं करता और पिट्यूटरी को नहीं सिग्नल देता कि उसे आगे हार्मोन सिक्रीट करने हैं या नहीं करने, तब तक पिट्यूटरी काम नहीं करेगा, वो अपने हार्मोन सिक्रीट नहीं करता। और आगे चल के अब जो टीचर का काम था वही काम होता है यहाँ पे पिट्यूटरी का। अब टीचर का कहा सारे बच्चे मानते हैं, इसी तरीके से पिट्यूटरी ग्लैंड जो भी हार्मोन्स रिलीज़ करती है उन हार्मोन्स के रिलीज़ होने के बाद ही बाकी एंडोक्राइन सिस्टम की सारी ग्लैंड्स जो हैं अपने अपने हार्मोन्स रिलीज़ करती हैं। इसलिए हाइपोथैलेमस जो है ये हमारा सबसे मेन हम कह सकते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड है, बिकॉज ये कंट्रोल कर रहा है द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी पिट्यूटरी ग्लैंड, विच इन टर्न कंट्रोल्स ऑल द अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। आई होप ये वाला पॉइंट आपको क्लियर है। अब हमने ये सीख लिया कि हाइपोथैलेमस जो है वो कंट्रोल कर रहा है पिट्यूटरी को और वो रिलीज़ करता है कुछ हार्मोन्स। तो जो हाइपोथैलेमस के द्वारा हार्मोन्स रिलीज़ करे जाते हैं उनको कहते हैं हम रिलीजिंग हार्मोन्स एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स। देखो, रिलीजिंग हार्मोन्स जो हैं उनका पॉजिटिव इफेक्ट होता है, मतलब कि अगर हाइपोथैलेमस ने कोई रिलीजिंग हार्मोन रिलीज़ करा तो पिट्यूटरी भी दूसरा कोई हार्मोन रिलीज़ करेगी। और इनहिबिटिंग का मतलब क्या होता है? रोक लगाना। तो अगर हाइपोथैलेमस ने कोई इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज़ करा तो आगे चल के पिट्यूटरी जो है वो अपना कोई हार्मोन सिक्रीट करना बंद कर देगी, डिपेंडिंग अपॉन कि उसने कौन सा इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज़ करा है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इट इज़ कनेक्टेड टू पिट्यूटरी बाय द हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। देखिए, अब हाइपोथैलेमस को अपना जो सिक्रीशन है वो पिट्यूटरी ग्रंथि के पास लेके जाना है, तो उसके पास एक सिस्टम होना चाहिए। तो ये जो सिस्टम होता है इसको कहते हैं हम हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। और जो वेन आपकी लेके जाती है इन हॉर्मोन्स को उसको कहते हैं हम हाइपोफाइजियल वेन। फॉर पीजीटी बायोलॉजी स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछा जा सकता है कि हाइपोथैलेमस अपने सिक्रीशंस को पिट्यूटरी ग्लैंड तक कैसे पहुंचाता है। सो दैट इज़ वाया हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम, और जो वेन होती है वो इसी के नाम पर है, दैट इज़ हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन। अब देखते हैं कुछ रिलीजिंग हार्मोन्स जो हमारा हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है। सबसे पहले है TRH, दैट इज़ थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। कई बार एग्जाम में इनकी आप फुल फॉर्म्स भी आती है, तो आपको फुल फॉर्म्स जो है वो याद होनी चाहिए। देखो, थायरो वर्ड आया थायराइड ग्लैंड से, इसका मतलब जैसे ही हाइपोथैलेमस अपना थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज़ करेगा तो थायराइड हार्मोन्स जो हैं वो आगे चल के क्या होंगे? रिलीज़ होंगे। GnRH जो होता है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स, यानी कि जो गोनाड्स हैं आपके ओवरीज और टेस्टीज, ठीक है, उनके सिक्रीशन में मदद करेगा ये। देन है CRH, कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। कॉर्टिको वर्ड जो है वो हमारा एड्रीनल कॉर्टेक्स से आया, जो रिलीज़ करता है हमारे कॉर्टिसोल एंड मिनरल कॉर्टिकॉइड्स एक्सेट्रा, ये सारे हार्मोन्स। एंड देन उसके बाद आता है ग्रोथ हार्मोन, जो कि अगर GHRH रिलीज़ होगा तो आगे चल के हमारा ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होगा। अगर अभी आपको ये चीज़ें याद नहीं भी हो रही हैं, थोड़ी डिफ़िकल्ट लग रही हैं, तो नो प्रॉब्लम, जब आप इन सारे हार्मोन्स के बारे में पढ़ोगे तब ये सारे नाम बहुत फेमिलियर हो जाएंगे, कॉर्टिकॉइड्स, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स एक्सेट्रा। देन उसके बाद होते हैं इनहिबिटिंग हार्मोन्स, कि अब मान लो ऐसे दो हार्मोन्स होते हैं हाइपोथैलेमस के पास, अगर उसने इनका सिक्रीशन कर दिया, इनको पिट्यूटरी के पास भेज दिया, तो आगे चल के
कुछ हार्मोन्स हैं उनका सिक्रीशन बंद हो जाता है। तो सोमैटोस्टैटिन जो है एक इनहिबिटिंग हार्मोन होता है, ठीक है, और ये इनहिबिट करता है किसके ग्रोथ को, रोकता है ग्रोथ हार्मोन के ग्रोथ को, ठीक। एंड दूसरा होता है डोपामिन। डोपामिन जो है वो रोकता है आपके प्रोलैक्टिन के सिक्रीशन को। नाउ प्रोलैक्टिन जो होता है ये यूजुअली प्रेगनेंसी में हाई अमाउंट्स में रिलीज़ किया जाता है। ये जो आपके मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं इनको इनलार्ज करता है, एंड हेंस अगर डोपामिन रिलीज़ होगा तो प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन जो है वो कम हो जाएगा। ऑल्सो आप इस फिगर में देख सकते हो कि इस तरीके से कुछ हमारा हाइपोफाइजल पोर्टल सिस्टम होता है, एंड हमारा हाइपोथैलेमस जो है पिट्यूटरी ग्रंथि से इस तरीके से कनेक्टेड होता है। सो ये थे कुछ रिलीजिंग हार्मोन्स एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स जो हाइपोथैलेमस रिलीज़ करता है। ये हार्मोन्स पहुंचते हैं पिट्यूटरी के बाद, फिर पिट्यूटरी कुछ और हार्मोन्स रिलीज़ करता है जो हम आगे पढ़ेंगे, एंड उसके बाद बाकी के बॉडी कि जितने भी ग्लैंड्स हैं वो अपने हार्मोन्स रिलीज़ करती है। तो ये एक पूरा कास्केड ऑफ रिएक्शंस है, यानी कि ये चीज़ें चेन में चल रही होती है। आई होप हाइपोथैलेमस जो है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट इज हार्मोन्स सिंथेसाइज्ड बाय हाइपोथैलेमस। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे ना हमारे पास दो हार्मोन्स होते हैं, एक है एडीएच जिसकी फुल फॉर्म होती है एंटी डायूरेटिक हार्मोन या फिर वेसोप्रेसिन भी कहते हैं हम इसे, एंड दूसरा है ऑक्सीटोसिन। तो ये दोनों हार्मोन्स का सिंथेसिस यानी कि इनके संश्लेषण का काम तो हमारा हाइपोथैलेमस करता है, मगर इनको स्टोर करना और फिर इनका सिक्रीशन या रिलीज़ करने का काम करती है हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या है, देखो आगे चल के हमने पिट्यूटरी ग्रंथि पढ़नी है, तो उससे पहले मैं बता दूं कि जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ना इसके 3 पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हो। पहला आगे वाला हिस्सा कहलाता है एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी के कुछ अपने स्पेसिफिक हार्मोन्स होते हैं। बीच वाला जो रेड वाला हिस्सा है इसको कहते हैं इंटरमीडिएट पिट्यूटरी, एंड लास्ट में आता है पीछे वाला हिस्सा जिसको कहते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी यही दो हार्मोन्स, सॉरी फॉर द वॉइस, पोस्टीरियर पिट्यूटरी यही वो दो हार्मोन्स हैं जो हाइपोथैलेमस आपका सिंथेसाइज कर रहा है, इनको स्टोर करके बैठा है और रिलीज़ करता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि यकृत या लिवर हमारा बाइल बनाता है, लेकिन बाइल को स्टोर करके कौन रखता है, हमारा गॉल ब्लैडर। सिमिलरली ADH and oxytocin are synthesized by hypothalamus but stored and released by pituitary gland। अब ADH का फंक्शन क्या है, ऑक्सीटोसिन का फंक्शन क्या है, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड में, ठीक। एंड देन लास्ट पॉइंट आता है हाइपोथैलेमस का, दैट इज इसका रोल होम्योस्टेसिस में क्या है। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है कि शरीर का तापमान जो है, इंटरनल एनवायरनमेंट जो है उसको मेंटेन करने में हमारा हाइपोथैलेमस जो है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल होता है। आपको जो भूख लगती है, प्यास लगती है, स्लीप वेक साइकिल होती है, ठीक है, इन सब का नियंत्रण भी हाइपोथैलेमस करता है, एंड इनफैक्ट हमारे इमोशंस भी कुछ हद तक हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करके बैठता है। सो ये थी हमारी पूरी हाइपोथैलेमस ग्लैंड। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, पिट्यूटरी ग्लैंड। सो पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन की बात करें तो ये आपका प्रेजेंट है हाइपोथैलेमस के नीचे, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हो। जो लाइट कलर का आपको दिख रहा है दैट इज़ योर हाइपोथैलेमस, लाइट पिंक, और जो डार्क पिंक है दैट इज़ योर पिट्यूटरी ग्लैंड। अदर नेम, इसका दूसरा नाम मैंने आपको बता दिया कि ये शरीर की मुख्य ग्रंथि होती है, दैट इज़ द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। शेप की बात करेंगे तो ये मटर के दाने जितना छोटा होता है, एंड इसका वेट मात्र 0.5 ग्राम्स होता है। नाउ द मेन पार्ट दैट इज़, आपको अभी मैंने पिछले फिगर्स में दिखाया था कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड होती है। सबसे पहला जो था उसको हम कहते हैं एंटीरियर लोब या अडीनो हाइपोफाइसिस, ठीक है, 2 नाम होते हैं इसके, आगे वाले हिस्से के एंटीरियर लोब या अडीनो हाइपोफाइसिस। अब ये रिलीज़ करता है हमारे 6 मेजर हार्मोन। क्या क्या है वो, सबसे पहला आता है हमारा ग्रोथ हार्मोन। देखो नाम से ही पता लग रहा है कि ये ग्रोथ कराएगा किसकी, बोन्स की, मसल्स की। सेकंड होता है TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। स्टिमुलेटिंग का मतलब क्या होता है, किसी को स्टिमुलेट करना यानी कि उत्तेजना देना, यानी कि ये सिक्रीशंस करवाता है किसके, थायराइड ग्लैंड के। अभी आपको पढ़ाया था कि हाइपोथैलेमस जो हार्मोन्स रिलीज़ करता है उसकी वजह से पिट्यूटरी अपने हार्मोन्स रिलीज़ करती है। अब जब पिट्यूटरी अपना ये थायराइड हार्मोन रिलीज़ करेगी तब एक्चुअल में जो आपकी थायराइड ग्रंथि है वो अपने हार्मोन्स रिलीज़ करेगी। तो एक तरीके से ये थायराइड को क्या कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है। नेक्स्ट है फिर ACTH दैट इज़ एडिनोकोर्टिकोट्रोफिन हार्मोन। अब सेम काम है ये क्या करेगा, जो आपका एड्रीनल ग्लैंड होता है ये किडनीज़ के ऊपर लोकेटेड होता है आपकी, तो ये एड्रीनल ग्लैंड जो है उसको स्टिमुलेट करेगा, एक्टिवेट करेगा, और वहाँ से एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है हिस्सा उससे उसके हार्मोन्स रिलीज़ कराएगा।
देन FSH आता है और LH। ये दो हॉर्मोन्स जो हैं ये आपके रिप्रोडक्शन में काम करते हैं, रिप्रोडक्टिव यानी प्रजनन अंग का हिस्सा होते हैं। अब FSH होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ये क्या करता है आपके युग्मक यानी कि गैमीट्स बनाने का काम करता है, उसमें मदद करता है। एंड फिर उसके बाद है हमारा LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फीमेल्स के अंदर ओव्यूलेशन, जो हर महीने फीमेल्स में एक अंडा रिलीज होता है, ओव्यूलेशन होता है, ये उसमें मदद करता है। और टेस्टोस्टेरोन जो है उसका सिक्रीशन कराता है मेल्स के अंदर। लास्ट है फिर प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन मैंने अभी आपको बताया था कि ये मदद करता है मिल्क के प्रोडक्शन में। हमेशा याद रखना कि मिल्क के उत्पादन में प्रोलैक्टिन मदद करता है, जबकि मिल्क के सिक्रीशन में दूसरा हार्मोन है जो अभी हम पढ़ेंगे। तो प्रोलैक्टिन का फंक्शन होता है मिल्क प्रोडक्शन। ये मेमरी ग्लैंड्स जो है उसके साइज़ को भी बढ़ाता है, और मेनली ये ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होता है प्रेगनेंसी के टाइम। सो ये 6 हार्मोन्स जो थे हमारा हिस्सा थे एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड का। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पार्ट, दैट इज इंटरमीडिएटरी लोब। इंटरमीडिएटरी लोब बीच वाले हिस्से का दूसरा नाम होता है पार्स इंटरमीडिया, और ये एक ही हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। स्टिमुलेटिंग वर्ड से अगेन ये समझ आता है कि ये किसी ना किसी चीज़ को स्टिमुलेट कर रहा होगा, उत्तेजना दे रहा होगा। अब देखो मेलानोसाइट जो है, साइट का मतलब हो गया सेल, और मेलानो वर्ड जो आया है ये आपका आया मेलेनिन से। तो मेलानोसाइट्स ऐसी कोशिकाएं या ऐसे सेल्स होते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर मेलेनिन पिगमेंट बनाते हैं। अब मेलेनिन हम सबको पता है कि जो हमारा बॉडी कलर होता है, किसी का डार्क है, किसी का व्हीटिश है, किसी का फेयर है, वो डिपेंड करता है इसी मेलेनिन पिगमेंट के ऊपर कि जितना ज़्यादा ये मेलेनिन रंग द्रव्य या पिगमेंट मौजूद होगा उस हिसाब से बंदे का स्किन कलर होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन बना रहा है, जो मेलानोसाइट्स जो हैं उन सेल के द्वारा पिगमेंट बनवाएंगे मेलेनिन। नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारा पोस्टीरियर लोब, और पोस्टीरियर यानी सबसे पीछे वाला हिस्सा, और इसको कहते हैं हम न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, अब वापस से थोड़ा बैक में जाओ। हाइपोथैलेमस में मैंने आपको बताया कि 2 ऐसे हार्मोन्स हैं जो हाइपोथैलेमस सिंथेसाइज करता है, बनाता है, लेकिन उनको स्टोर करने का काम और रिलीज करने का काम हमारी पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी करती है। ये वो 2 हार्मोन्स थे हमारे ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंड दूसरा था ऑक्सीटोसिन। देखो एंटी डायूरेटिक का मतलब क्या होता है, एंटी का मतलब ऑपोजिट, और डायूरेटिक का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज़ जो पानी का लॉस कराती हो उसको कहते हैं डायूरेटिक। कई बार आपने लेबल्स पे पढ़ा भी होगा ऐसा, जैसे कॉफ़ी होती है, कॉफ़ी के बाद क्या होता है आपको काफ़ी जल्दी जो है यूरिन आएगा, क्यों, क्योंकि वो डायूरेटिक है, वो पानी का लॉस करवाती है। ठीक है, तो एंटी का मतलब क्या हो गया कि ये वाला हार्मोन आपकी बॉडी से वाटर लॉस को रोकेगा। ठीक है, यूरिन आउटपुट जो है उसको कम कर देगा, रिड्यूस कर देगा। जबकि दूसरा ऑक्सीटोसिन की बात करें तो इसको हम बर्थ हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जब चाइल्ड बर्थ का टाइम आता है, लेडी लेबर में होती है, तो उस टाइम जब उसके यूट्रस में या गर्भाशय में कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, ठीक है, तो जो हार्मोन रिलीज होता है जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्शंस हो रही हैं, दैट इज़ योर ऑक्सीटोसिन, एंड दैट इज़ वाई इसको हम बर्थ हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। अब थोड़ा सा फिर से बैक में जाओ, मैंने आपको बताया था कि प्रोलैक्टिन जो है वो मिल्क प्रोडक्शन में मदद करता है, यानी कि मिल्क को बनाने में, दूध को बनाने में। ठीक, लेकिन मिल्क इजेक्शन अगर क्वेश्चन आता है, यानी कि मिल्क के निष्कासन में, दूध के निष्कासन में मदद कौन करता है, सो दैट इज़ योर ऑक्सीटोसिन। और ये ऑक्सीटोसिन के हमारे 2 इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। तो ये थे हमारे सारे हार्मोन्स जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज़ करता है। अब आते हैं कुछ डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर्स का मतलब क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है अगर पिट्यूटरी ग्रंथि ठीक से काम ना करे और वो अपने ठीक से सही मात्रा में हार्मोन्स रिलीज ना करे। सो पिट्यूटरी डिसऑर्डर्स यानी पिट्यूटरी ग्रंथि के विकार क्या क्या हो सकते हैं। तो देखो, अगर बचपन में ही पिट्यूटरी ग्लैंड का जो ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है, वृद्धि वाला जो हार्मोन है, अगर वो कम रिलीज होता है तो इसका मतलब क्या है, आपकी हड्डियाँ, बोन्स अच्छे से ग्रो नहीं करेंगी, मसल्स अच्छे से ग्रो नहीं करेंगी, और वैसा बच्चा जो है वो ड्वार्फ यानी कि बोना रह जाएगा, जैसा कि सबसे नीचे वाली फिगर में दिख रहा है। तो दैट इज़ योर, इस कंडीशन को हम कहते हैं ड्वार्फिज्म। ये पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा ग्रोथ हार्मोन के कम सिक्रीशन की वजह से होता है। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है जाइजेंटिज्म और एक्रोमेगली। देखो, जाइजेंटिज्म का मतलब क्या होता है कि बहुत विशाल, बहुत ज़्यादा बड़ा। अब क्या है, आप प्यूबर्टी समझते हो, प्यूबर्टी का मतलब क्या होता है, युवावस्था स्टेज जो होती है हम रीच करते हैं उसको कहते हैं। ठीक, अगर मान लो किसी बच्चे के अंदर प्यूबर्टी हिट करने के पहले अगर आपका ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा एक्सेस में रिलीज़ हो गया, तो जैसा कि आपको सबसे पहली फिगर दिख रही है जिसमें 2 आदमी खड़े हैं,
ठीक है। तो जो बड़े वाला आदमी है ना, इस तरीके से, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा सिक्रीट हुआ है, तो इस तरीके से उस बच्चे की हाइट क्या है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और ये ग्रोथ ना प्रोपोर्शनेट होती है। प्रोपोर्शनेट का मतलब होता है एक बराबर होती है। ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर का हिस्सा जो है वो ज़्यादा बड़ा होगा, पैर उसके छोटे रह जाएंगे, नहीं, प्रोपोर्शनेट ग्रोथ होती है। हाथ भी लंबे होंगे, पैर भी लंबे होंगे, ठीक है, अपर बॉडी पार्ट भी लंबा होगा और लोअर बॉडी पार्ट भी। लेकिन अगर मान लो कि यही ग्रोथ हार्मोन प्यूबर्टी के बाद ज़्यादा रिलीज़ हो जाए, प्यूबर्टी से पहले अगर रिलीज़ होगा तो जाइजेंटिज्म, अगर प्यूबर्टी के बाद ज़्यादा रिलीज़ हो जाए तो जो कंडीशन होती है उसको कहते हैं हम एक्रोमेगली। ठीक, अब इसमें ये वाला फिगर देखो जिसमें इस बंदे का मुंह इतना बड़ा है, तो इसमें ना डिसप्रोपोर्शनेट ग्रोथ होती है। इसका मतलब ऐसा है कि मुंह इसका काफ़ी ज़्यादा लंबा हो सकता है, या हो सकता है कोई और बॉडी पार्ट काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाए और बाकी ओवरऑल जो है इसकी बॉडी काफ़ी शॉर्ट रहे। तो ऐसी ग्रोथ, ऐसी वृद्धि को हम कहते हैं डिसप्रोपोर्शनेट ग्रोथ। सो ये थे हमारे 3 विकार या डिसऑर्डर्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट ग्लैंड विच इज़ पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्रंथि। देखो, पीनियल ग्लैंड की सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बात है वो ये है कि इट इज़ द स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। ठीक है, ये सबसे छोटी एंडोक्राइन ग्रंथि है बॉडी की। ठीक, और ये आपके मस्तिष्क के ब्रेन के बीचों बीच पाई जाती है। नेक्स्ट, ये जो हार्मोन रिलीज करती है उसको कहते हैं हम मेलाटोनिन। मेलाटोनिन, अब इसका काम क्या होता है? मेलाटोनिन जो है वो आपकी स्लीप वेक साइकिल को, यानी कि बायोलॉजिकल क्लॉक या जिसे हम सर्केडियम रिदम कहते हैं, जैविक घड़ी जो है, ये उसको कंट्रोल करता है। अब जैसे कि आपने सुना होगा, या फिर एक एग्जांपल है, अगर आपको रात को बहुत लेट सोने की आदत है, 2 बजे सोते हो, 1 बजे सोते हो, लेकिन अगर आपने एकदम से आज ट्राई करा कि आज मैं 10 बजे सो जाऊंगा, तो इन दैट केस आपको नींद नहीं आती। क्यों? क्योंकि आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक या फिर आपकी पीनियल ग्लैंड ना उस तरीके से सेट हो चुकी है। अभी मेलाटोनिन जो है उसका सिक्रीशन ही नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि ये आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक या सर्केडियम रिदम को सेट करती है। राइट, जैसे कि जेट लैग हो जाता है लोगों को जब वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं, ठीक है, तो उनका सर्केडियम रिदम जो है वो बिगड़ जाता है। पीनियल ग्लैंड जो है उसको एडजस्ट करने में टाइम लगता है। इसी तरीके से धीरे धीरे जब आप डेली ट्राई करोगे 10 बजे सोने का, तो आफ्टर लाइक 5, 10, 15 डेज आपको नींद आनी शुरू होगी 10 बजे। रीज़न बीइंग कि अब आपकी पीनियल ग्लैंड जो है उसने अपना सर्केडियम रिदम उस तरीके से सेट कर लिया है। तो पहला पॉइंट तो ये। एंड दूसरी चीज़, जो आपका पीनियल ग्लैंड है ना, ये रिलीज़ होता है अंधेरे में, डार्क में। इसलिए कहते हैं कि सोने के 1 घंटे पहले लाइट्स ऑफ कर दो, फ़ोन नहीं चलाना चाहिए, ब्लू लाइट वगैरह जो है, ठीक है, लाइट की वजह से क्या है, इसका सिक्रीशन डिले होता है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे पीनियल ग्लैंड से रिलेटेड। एंड सबसे इंपॉर्टेंट तो ये कि इट इज़ द स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, थाइमस ग्लैंड। सो थाइमस जो है एक सॉफ्ट सी बहुत पिंक कलर की ग्लैंड होती है जो लोकेटेड है आपकी स्टर्नम के पीछे। अब स्टर्नम क्या है, आपकी जो चेस्ट है ना उसमें फ्रंट में एक बोन होती है जिसको हम स्टर्नम कहते हैं, एंड जस्ट स्टर्नम की बैक साइड पे लोकेटेड होता है आपका ये थाइमस ग्लैंड। ठीक है, अब ये थाइमस ग्लैंड की स्पेशलिटी ये है कि जब तक आपकी प्यूबर्टी हिट नहीं होती तब तक ये अपनी साइज़ में बढ़ता है, एंड आफ्टर दैट प्यूबर्टी के बाद इसका साइज़ क्या होता है, एट्रॉफी करता जाता है, यानी कि घटता चला जाता है। एंड क्योंकि थाइमस ग्लैंड जो है, थाइमोसिन जो है, ये आपकी इम्यूनिटी में, यानी कि रोग प्रतिरोधक शक्ति जो है उसमें मदद करता है, उसमें रोल प्ले करता है। इसी के लिए जब ये प्यूबर्टी के बाद इसका साइज़ कम होता है तो कहते हैं कि आफ्टर प्यूबर्टी धीरे धीरे इम्यूनिटी जो है वो कम होती चली जाती है, और उससे पहले बच्चों की इम्यूनिटी जो होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू एडल्ट की इम्यूनिटी। सो दिस वॉज अबाउट थाइमस ग्लैंड। योर थायराइड ग्लैंड। देखो, थायराइड जो है एक ये बटरफ्लाई यानी कि तितली के आकार की ग्रंथि है, जैसा आप फिगर में देख सकते हो। और ये कहाँ लोकेटेड होती है, ये हमारी ट्रैकिया यानी कि विंड पाइप, श्वसन नली जो है ये उसके आगे की तरफ फ्रंट में लोकेटेड होती है, हमारे नेक वाले रीजन में। अब इसके बाद इसके क्या क्या हार्मोन्स हैं, तो इसके बेसिकली 3 हार्मोन्स होते हैं। पहला है T3 एंड T4। T4 का नाम है थायरॉक्सिन एंड T3 को हम कहते हैं ट्राई आइडोथायरोनिन। ओके, इनका फंक्शन होता है मेटाबॉलिज्म में मदद करना। मेटाबॉलिज्म का मतलब चयापचय। ठीक है, दूसरी चीज़ ये मदद करते हैं हमारी हार्ट रेट को कंट्रोल करने में। इसके अलावा ग्रोथ में भी थायराइड हार्मोन्स का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसके बाद तीसरा हार्मोन आता है हमारा कैल्सीटोनिन। देखो, कैल्सीटोनिन वर्ड आया कैल्शियम से। अब ये क्या करता है, ये ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल्स को कम करता है। अब वो कैसे, जो आपका कैल्शियम ब्लड में पड़ा है ये उस कैल्शियम को उठा के आपकी बोन्स, हड्डियों में डालता है और हड्डियों को मजबूत करता है।
और उसके बाद भी जो एक्सेस कैल्शियम होता है उसका ये निष्कासन यानी कि एक्सक्रीशन करवा देता है। तो ये थे इसके कुछ हॉर्मोन्स। अब इनके फंक्शंस देखो, मैंने बताया T3 एंड T4 मेटाबॉलिज्म में मदद कर रहे हैं। अब मेटाबॉलिज्म की वजह से क्या होता है, बॉडी में ऊर्जा यानी एनर्जी, हीट रिलीज होती है। ठीक है, तो एक तरीके से ये बॉडी टेम्परेचर भी मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि जिस बच्चे का या जिस बंदे का मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा, एक्सेसिव मेटाबॉलिज्म होगा, तो उसकी बॉडी में हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। तो इनडायरेक्टली ये आपका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है। फिर उसके बाद ये वेट बैलेंस में भी मेंटेन करता है। जिसका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा अच्छा होगा यूजुअली वो पतला दुबला बंदा होगा, और जिसका काफ़ी स्लो होगा उसके अंदर क्या होगा, पफिनेस होगी, वो फूला हुआ होगा। तीसरा, ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सपोर्ट करता है। एंड चौथा, ये रेगुलेट करता है हार्ट रेट। अगेन, जिसका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा उसकी हार्ट बीट या हार्ट रेट जो है वो भी ज़्यादा होगा। सो ये थे इसके कुछ हॉर्मोन्स एंड फंक्शंस। अपार्ट फ्रॉम दिस, आयोडीन एक ऐसा एसेंशियल महत्वपूर्ण मिनरल या खनिज है जो थायराइड हॉर्मोन्स के सिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिना आयोडीन के थायराइड हॉर्मोन्स जो है वो नहीं बन सकते। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक। ओके, नाउ इज थायराइड ग्लैंड डिसऑर्डर्स यानी थायराइड ग्रंथि के विकार, कि अगर मतलब थायराइड ग्लैंड अपने हॉर्मोन्स ठीक से सिक्रीट नहीं करता तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्या क्या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। सबसे पहला है क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म जो है ये बच्चों में देखा जाता है, और ये कंडीशन होती है हाइपोथायरॉयडिज्म में। हाइपो का मतलब क्या होता है, कम, यानी कि जब थायराइड ग्रंथियाँ अपने हॉर्मोन्स को कम रिलीज़ करती हैं रिक्वायर्ड अमाउंट से, सो हाइपोथायरॉयडिज्म कंडीशन कहलाती है। और इसमें जो सबसे पहला डिसऑर्डर है दैट इज़ योर क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म में क्या होता है कि बच्चों का फिजिकल एज वेल एज मेंटल दोनों ही लेवल पे जो विकास है वो रुक जाता है। तो इसमें काफ़ी स्टंटेड ग्रोथ होती है और मेंटल रिटार्डेशन होता है, यानी शारीरिक वृद्धि रुक जाती है और मानसिक विकास जो है धीमा हो जाता है। इसके अलावा दूसरा जो डिसऑर्डर है हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से, दैट इज़ योर गोइटर, जिसको हम गलगंड के नाम से भी जानते हैं। अब ये होता है आपके आयोडीन की डेफिशिएंसी से, कि अगर आपके खाने में, आपकी डाइट में आयोडीन की कमी है, सो इन दैट केस आपके हॉर्मोन्स जो हैं वो कम रिलीज़ होते हैं। एंड इस कंडीशन को कहते हैं गोइटर। और ऐसी कंडीशन के जो सिम्टम्स हैं, इसमें आपकी थायराइड ग्रंथियाँ स्वेल हो जाती हैं, सूज जाती हैं, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा। ठीक है, लेफ्ट साइड वाली नॉर्मल है और राइट साइड वाली काफ़ी ज़्यादा फूल गई है, उसके अंदर सूजन या लंप जो है वो दिखाई दे रहा है। तो ये डिसऑर्डर्स थे हमारे, अगर थायराइड ग्लैंड अपने हॉर्मोन्स कम रिलीज़ करती है। व्हाट इफ अगर उसने अपना हॉर्मोन ज़्यादा रिलीज़ करा, सो ऐसी कंडीशन को कहते हैं हम हाइपरथायरॉयडिज्म, यानी कि जिस कंडीशन में थायराइड ग्लैंड ज़रूरत से ज़्यादा हॉर्मोन्स रिलीज़ कर रही है। तो इसका जो पहला डिसऑर्डर है दैट इज़ ग्रेव्स डिजीज़। एंड ग्रेव डिजीज़ ही एक हमारी ऑटो इम्यून कंडीशन है, यानी ऑटो इम्यून डिजीज़। अब ऑटो इम्यून रोग या डिजीज़ क्या होता है, जिसमें हमारे ही इम्यून सिस्टम के सेल्स अपनी बॉडी के सेल्स को नहीं पहचानते और उनके अगेंस्ट अटैक करने लग जाते हैं, उनको किल करने लग जाते हैं। सो ऐसी डिजीज़ कहलाती है ऑटो इम्यून डिजीज़। ठीक है, और इसके सिम्टम्स कैसे होते हैं, इसमें बल्जिंग ऑफ आइज, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो कि एक आँख कैसे बाहर को आ गई है। वेट लॉस हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा इसमें वजन घटता चला जाता है, और हार्ट रेट या फिर दिल की धड़कनें जो है काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाती है, एंड मैनी अदर सिम्टम्स। बेसिकली जो क्वेश्चन बनता है वो यही आएगा कि हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से कौन सी डिजीज़ है। 4 ऑप्शंस होंगे, तो आपको ग्रेव्स डिजीज़ बताना होगा। दूसरा एमसीक्यू जो बनता है यहाँ से कि आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे, ऑटो इम्यून डिजीज़ पूछ लेगा कि कौन सी है, सो आप बताओगे कि दैट इज़ ग्रेव्स डिजीज़। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट आता है हमारा पैराथायरॉयड ग्लैंड। अब ये थायराइड का ही जोड़ीदार है, एज इन पैराथायराइड जो है थायराइड के पीछे प्रेजेंट होता है, बैक साइड पे होता है। ये फिगर बहुत छोटा है, स्पेस नहीं था, लेकिन फिर भी आप देखने की कोशिश करो कि जो राइट साइड का फिगर है उसमें आपको येलो डॉट्स दिखाई देंगे 4। तो ये इसी तरीके की 4 स्मॉल ग्लैंड्स होती हैं जो थायराइड के बैक साइड पे होती है। एंड लोकेशन आपको हर एक ग्लैंड की याद होनी चाहिए, बिकॉज ये भी क्वेश्चन में पूछी जाती है। अब इसका जो हार्मोन है दैट इज़ PTH, पैराथायरॉयड के नाम पर ही पैराथायरॉयड हार्मोन इसका हार्मोन है। अब इसका फंक्शन क्या होता है, देखो वहाँ पे थायराइड ग्लैंड में जो कैल्सीटोनिन फंक्शन परफॉर्म कर रहा था उसका जस्ट एंटागोनिस्ट यानी कि ऑपोजिट फंक्शन होता है हमारे PTH का।
कैल्सीटोनिन क्या कर रहा था कि ब्लड में से कैल्शियम उठा उठा के तुम्हारी बोन्स में डाल रहा था और एक्स्ट्रा कैल्शियम को एक्सक्रीट आउट कर रहा था। पीटीएच का काम उल्टा होता है, ये तुम्हारे ब्लड के कैल्शियम को बढ़ाता है, ये तुम्हारी हड्डियों में से कैल्शियम निकाल निकाल के कहाँ डालेगा, ब्लड में डालेगा। इसके अलावा खाने में से भी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करेगा और ब्लड के कैल्शियम लेवल्स को इंक्रीज करता है। सो दिस वाज इसका हार्मोन। नाउ कमिंग टू इसके विकारिय डिसऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं। अगेन दो कंडीशन हो सकती है, हाइपो और हाइपर। हाइपो पैराथायरॉयडिज्म का मतलब जब आपका ये पीटीएच हार्मोन कम रिलीज होगा। तो देखो इसका फंक्शन क्या है कि ब्लड के अंदर कैल्शियम को बढ़ाना। अगर ये कम रिलीज होगा तो ब्लड के अंदर कैल्शियम की मात्रा क्या है, कम हो जाएगी और ऐसे कंडीशन में आपको मांसपेशियों में ऐंठनी, जिसको हम मसल क्रैम्प्स कहते हैं, या फिर जो हाथों और पैरों में एक वो नहीं होती झुंझुनाहट सी होती है, टिंगलिंग सेंसेशन होती है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। जबकि हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की बात करें तो इसमें क्या होगा, ये पीटीएच ज़रूरत से ज़्यादा सिक्रीट होगा। दैट मीन्स ज़रूरत से ज़्यादा कैल्शियम आपके ब्लड में बैठा होगा और ज़रूरत से ज़्यादा कैल्शियम आपकी हड्डियों से बाहर आ चुका है, जिसकी वजह से हड्डियां जो हैं वीक पड़ जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, फ्रैक्चर के रिस्क जो हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इसके सिम्टम्स होते हैं हड्डियों में दर्द और किडनी स्टोन्स के लिए भी आपका काफ़ी हद तक ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है अगर कंडीशन हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की आ जाए। सो दिस वॉज अबाउट पैराथायरॉयड ग्लैंड। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, एड्रीनल ग्लैंड्स। सो एड्रीनल ग्लैंड्स ना दो होती हैं और एक किडनी के ऊपर पोजीशन होती है इनकी, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो। ठीक है, तो क्योंकि ये किडनी के ऊपर बैठी होती हैं इसलिए इस पोजीशन को हम कहते हैं सुप्रारीनल ग्लैंड्स। ठीक है, सुप्रारीनल पोजीशन है ये, एंड एड्रीनल ग्लैंड्स ही हमारी सुप्रारीनल ग्लैंड्स है। रीनल वर्ड किडनी के लिए यूज़ किया जाता है, राइट। अब देखो इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक बाहरी हिस्सा होता है जिसको हम कहते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स और एक अंदर वाला हिस्सा होता है जिसको कहते हैं हम एड्रीनल मेड्यूला। तो सबसे पहले आपको देखना है कि एड्रीनल कॉर्टेक्स के क्या क्या हार्मोन्स हैं। तो पहला जो हार्मोन है दैट इज़ योर कॉर्टिसोल, एंड वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन इट इज़। सबसे ज़्यादा हार्मोन जो हमारा स्ट्रेस मैनेज करता है दैट इज़ योर कॉर्टिसोल, इसलिए इसको हम स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। ये बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन, सूजन को कम करता है, उसे कंट्रोल करता है, एंड मेटाबॉलिज्म जो है उसको कंट्रोल करता है। दूसरा हार्मोन आता है हमारा एल्डोस्टेरोन। नाउ एल्डोस्टेरोन का काम होता है आपके बॉडी के अंदर सोडियम यानी नमक और पानी का बैलेंस मेंटेन करके रखना, विच इन टर्न जो मेंटेन करके रहता है आपका रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर। एंड उसके बाद आता है हमारे स्टीरॉयड हार्मोन्स। स्टीरॉयड हार्मोन्स जो हैं ये मदद करते हैं आपके सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे लड़कों के अंदर दाढ़ी पे बाल आना, ठीक है, एंड जितने भी आपके सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनको उनकी डेवलपमेंट में मदद करते हैं हमारे स्टीरॉयड हार्मोन्स। सो ये तीन हार्मोन्स जो थे ये सिक्रीट किए जाते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स के द्वारा, जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है दैट इज़ योर कॉर्टिसोल से क्वेश्चन आता है। ठीक, नाउ मूविंग ऑन टू एड्रीनल मेड्यूला। सो एड्रीनल मेड्यूला जो हार्मोन रिलीज करते हैं उनको कहते हैं एड्रीनलिन एंड नॉन एड्रीनलिन। ठीक है, एड्रीनलिन को ही हम एपिनेफ्राइन भी कहते हैं। सो दीज टू हार्मोन्स आर सिक्रीटेड बाय एड्रीनल मेड्यूला। इन हार्मोन्स को हम इमरजेंसी हार्मोन्स या फिर फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स कहते हैं। इमरजेंसी का मतलब जब भी आप लाइफ में कोई बहुत इमरजेंसी डरावनी सिचुएशन में फंसते हो तब आपकी बॉडी से ऑटोमेटिकली एड्रीनल मेड्यूला सिक्रीट करता है एड्रीनलिन ग्लैंड्स। ठीक है, दूसरा फाइट और फ्लाइट इसे इसलिए कहा गया कि ये लड़ो या भागो वाली स्थिति जो है ये उसमें होती है बॉडी। ठीक, देन इनके फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शंस वही है कि जब भी आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस है, फियर है, डेंजर है, खतरा है किसी चीज़ का, तो उस टाइम पे ये हार्मोन्स रिलीज़ होंगे, आपकी बॉडी को अवेयर करेंगे। ठीक है, इस टाइम पे आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ब्रीथिंग रेट भी बढ़ जाता है, आंखें आपने देखा होगा फटी फटी रह जाती है, यानी कि प्यूपिल जो होता है आपका वो डायलेट हो जाता है, पुतलियाँ जो हैं बड़ी हो जाती हैं। इसके अलावा क्योंकि इस टाइम पे एनर्जी चाहिए तो जो बॉडी के अंदर रिजर्व ग्लूकोज है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ठीक है, वो ग्लाइकोजन टूट के क्या होता है ग्लूकोज बनता है। ठीक, सो ये सारी कंडीशंस जो है उसमें आपका एड्रीनल मेड्यूला काम करता है बाय रिलीजिंग दीज टू हार्मोन्स दैट इज एड्रीनलिन एंड नॉन एड्रीनलिन। अब डिसऑर्डर्स या विकार अगर एड्रीनल ग्लैंड की बात करें तो इसमें दो है। अगर आपका कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन लेवल, जो भी पीछे हमने दो हार्मोन्स पढ़े, अगर इनका लेवल कम हो जाता है तो इस कंडीशन को कहते हैं हम एडिसन्स डिजीज़, और अगर कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है तो इसको कहते हैं हम कुशिंग्स सिंड्रोम।
नाउ नेक्स्ट ग्लैंड इज़ योर पैंक्रियाज या फिर अग्नाशय। सो पैंक्रियाज एक लॉन्ग, लंबी, फ्लैट यानी चपटी ग्लैंड होती है जो आपके स्टमक यानी अमाशय के पीछे लोकेटेड होती है। इस फिगर में जो आपको येलो कलर की ग्लैंड दिख रही है दैट इज़ योर पैंक्रियास। अब पैंक्रियास के बारे में हमने स्टार्ट ऑफ द चैप्टर में इसमें पढ़ा था कि ये एक तरीके की स्पेशल ग्लैंड है यानी कि मिक्स्ड ग्लैंड है। मिक्स्ड ग्लैंड या हेट्रोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या होता है कि इसके पास एक्सोक्राइन पार्ट भी है और एंडोक्राइन पार्ट भी है। इसका मतलब ये एक्सोक्राइन पार्ट जो है ये कुछ एंजाइम्स सिक्रीट करेगा और एंडोक्राइन पार्ट जो है कुछ हार्मोन्स रिलीज़ करेगा। तो सबसे पहले हम इसका एक्सोक्राइन फंक्शन देखते हैं। एक्सोक्राइन फंक्शन के लिए पैंक्रियास कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स यानी कि जो खाने के पचाने में मदद करते हैं वो एंजाइम्स रिलीज़ करता है। और ये 3 एंजाइम्स कौन से हैं? पैंक्रियाटिक अमाइलेज, पैंक्रियाटिक लाइपेज एंड ट्रिप्सिन। इन तीनों एंजाइम्स का जो फंक्शन है ये तो हमने डाइजेशन चैप्टर में अच्छे से करना है, बट फॉर द टाइम बीइंग आपको एंजाइम्स के नाम याद होने चाहिए। वैसे अमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में मदद करता है, लाइपेज फैट यानी वसा के डाइजेशन में मदद करता है एंड ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करता है। तो ये जो पार्ट था ये एक्सोक्राइन पार्ट था, लेकिन अब हमने पढ़ना है एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैंक्रियास जो कि इस चैप्टर का एक्चुअल पार्ट है। सो जो पैंक्रियाज या अग्नाशय का एंडोक्राइन पार्ट होता है उसके पास एक स्पेशल सेल्स होते हैं जिनका नाम होता है आइलेट्स ऑफ लैंजरहैंस। ठीक है, ये आइलेट्स ऑफ लैंजरहैंस सेल्स ही कुछ हमारे हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं एंडोक्राइन पोर्शन के। तो क्या क्या हार्मोन्स हैं जो पैंक्रियाज रिलीज़ करता है? सबसे पहले आपका इंसुलिन। इंसुलिन के बारे में सबको पता है कि इंसुलिन क्या करता है, हमारी ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज होती है हमारे ब्लड के अंदर वो उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट करके लिवर यानी यकृत और मांसपेशियों के अंदर, मसल्स के अंदर स्टोर कर देता है एंड हेंस ये आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन कर रहा है। सेकेंड आता है ग्लूकागन। अब ग्लूकागन का काम क्या है? जस्ट ऑपोजिट टू इंसुलिन। जब भी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की कमी होती है तब ये ग्लूकागन जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन था लिवर और मसल्स के अंदर उसको तोड़ता है और ग्लूकोज रिलीज करता है ब्लड के अंदर, मीनिंग ये ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करता है। एंड तीसरा हार्मोन है इसका सोमैटोस्टैटिन। सो सोमैटोस्टैटिन जो है ये एक इनहिबिटर हार्मोन है। ये इनहिबिट करता है इंसुलिन और ग्लूकागन दोनों के ही रिलीज़ को, यानी कि जब सोमैटोस्टैटिन रिलीज़ होगा तब ना तो इंसुलिन रिलीज़ होगा और ना ही ग्लूकागन रिलीज़ होगा। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा याद करना है, मैंने स्टार्ट ऑफ द चैप्टर में बताया था कि सोमैटोस्टैटिन जो है एक और हार्मोन को इनहिबिट करता है। जस्ट रिमेंबर इट योरसेल्फ। ठीक, अब इसके बाद आते हैं डिसऑर्डर्स की क्या क्या विकार है पैंक्रियाज जो है अगर एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड ठीक से काम नहीं करता। तो सबसे पहला जो है हमारा डायबिटीज़ मेलाइटस, वही जिसको हम आम भाषा में डायबिटीज़ कहते हैं। दैट इज़ जब इंसुलिन जो है वो कम प्रोड्यूस होता है या फिर जब आपकी बॉडी इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं करती, सो दैट कंडीशन इज़ योर डायबिटीज़। ठीक है, जिसकी वजह से आपका ब्लड शुगर लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है एंड इसके सिम्टम्स होते हैं वेट लॉस, थकान काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, वेट काफ़ी कम हो जाता है, प्यास बार बार लगती है, इनफैक्ट फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार जो है बंदा पेशाब के लिए जा रहा होता है। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ योर डायबिटीज़। तो ये था हमारा पेंक्रियाटिक ग्लैंड। ऑल्सो एक चीज़ याद रखना कि ये जो आइलेट्स ऑफ लैंजरहैंस है ना, इनके फर्दर 2 टाइप्स हैं, अल्फ़ा और बीटा। तो जो अल्फ़ा सेल्स हैं वो रिलीज़ करते हैं ग्लूकागन और जो बीटा सेल्स हैं वो रिलीज़ करते हैं इंसुलिन। स्पेशली बीटा सेल्स पे काफ़ी बार क्वेश्चन आ जाता है, दैट इज़ व्हाई आई थॉट ऑफ मेंशनिंग हियर। नाउ द लास्ट एंडोक्राइन ग्लैंड दैट इज़ योर गोनाड्स। गोनाड्स का मतलब क्या? आपकी टेस्टिस एंड ओवरीज, वृषण और डिम ग्रंथि, जनन ग्रंथियाँ जो आपके रिप्रोडक्शन में तो मदद करती ही हैं, साथ साथ ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स की तरह भी काम करती हैं। तो टेस्टिस की बात करें तो ये आपके मेल का अंग है, मतलब मेल्स का पार्ट है, और जो ओवरीज है वो हमारी फीमेल्स का पार्ट होता है। तो टेस्टिस का फंक्शन क्या है? टेस्टिस जो है वो रिलीज़ करते हैं हमारे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एंड टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कंट्रोल करता है पुरुष जनन अंगों का विकास यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की डेवलपमेंट को। जो भी मेल्स के अंदर फेशियल हेयर ग्रोथ होती है, दाढ़ी मूछें आती हैं, मसल्स उनकी काफ़ी अच्छी होती हैं, ये उनके अंदर डीप वॉइस होती है, भारी आवाज़ होती है, तो ये सारी चीज़ें आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से होती है। इनफैक्ट शुक्राणुओं का निर्माण दैट इज़ प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स भी हमारा टेस्टोस्टेरोन ही कंट्रोल करता है।
एंड देन कम्स ओवरीज यानी कि डिम ग्रंथियाँ जो फीमेल्स या महिलाओं में पाई जाती हैं। ये रिलीज़ करती हैं दो हार्मोन, दैट इज़ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन का काम बिल्कुल वैसा ही है जो वहाँ पे मेल्स में टेस्टोस्टेरोन का था। दैट इज़ ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की डेवलपमेंट का यानी महिला जनन अंगों का विकास करता है। दूसरी बात, ये बॉडी शेप देता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि आपका मासिक धर्म चक्र उसको रेगुलेट करता है। एंड प्रोजेस्टेरॉन जो है वो आपकी प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, डैट इज़ गर्भावस्था को बनाए रखता है। एंड आपके गर्भाशय मतलब यूट्रस जो है उसको शिशु के लिए तैयार करता है, राइट। सो इन दोनों और साथ साथ टेस्टोस्टेरोन जो है इसका फंक्शंस जो है हम पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डिटेल में करेंगे, बट फॉर द टाइम बीइंग इस चैप्टर के लिए इतना कंटेंट काफ़ी है। एंड विद दिस एंडोक्राइन सिस्टम हमारा पूरा कंप्लीट होता है। नाउ विल स्टार्ट विद द आंसर राइटिंग क्वेश्चंस. So the first question is, explain the role of pancreas as a dual gland and its hormones in glucose metabolism. अग्नाशय की दोहरी ग्रंथि के रूप में भूमिका और ग्लूकोज चयापचय में इसके हार्मोन की व्याख्या करें। मतलब आपको इस क्वेश्चन में आंसर करना है कि पैंक्रियाज को आप ड्यूअल ग्लैंड या फिर दोहरी ग्रंथि क्यों कहते हो, और सेकंड पार्ट में आपको बताना है कि ये ग्लूकोज चयापचय या मेटाबॉलिज्म में कैसे मदद करता है। सो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, कैरिंग 1 मार्क ईच फॉर ईच पार्ट, राइट। सो पहला है आपका डुअल ग्लैंड, आप इसको क्यों कहते हो, क्योंकि ये एक मिक्स्ड या हेट्रोग्लाइन यानी कि मिश्रित ग्रंथि है और ये दोनों काम करती है, एक्सोक्राइन फंक्शन भी और एंडोक्राइन फंक्शन भी। एक्सोक्राइन में ये क्या कर रही है, पैंक्रियाटिक जूस बना रही है, और उस जूस के अंदर क्या क्या मौजूद होता है, कुछ एंजाइम्स होते हैं जैसे कि हमारे ट्रिप्सिन या लाइपेज जो खाने के पचाने में मदद करते हैं। और दूसरा होता है हमारा एंडोक्राइन फंक्शन। अब एंडोक्राइन में मैंने आपको बताया कि इनके पास कुछ स्पेशल सेल्स जिसको हम आइलेट्स ऑफ लैंजरहैंस या फिर लैंजरहैंस की द्वीप कोशिकाएं कहते हैं, जिसके फर्दर अपने 2 टाइप के सेल्स होते हैं, अल्फा और बीटा। तो जो बीटा सेल्स है वो इंसुलिन रिलीज करती है जो आपके ब्लड के अंदर शक्कर को कम करता है, और एक्सेस ग्लूकोज जो है उसको स्टोर कर देता है लिवर, यकृत और मसल्स के अंदर। जबकि ग्लूकागन का उल्टा काम होता है, ठीक है, इसको प्रोड्यूस करती हैं अल्फा सेल्स या अल्फा कोशिकाएं, और ये आपके ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है, क्योंकि जो आपका ग्लूकोज स्टोर था लिवर के अंदर और मसल्स के अंदर ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ये उसको तोड़ता है और ग्लूकोज का निर्माण करता है। सो दिस वाज योर आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज द पिट्यूटरी ग्लैंड कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्रंथि को मुख्य ग्रंथि क्यों कहा जाता है? लिस्ट एनी 4 हॉर्मोन्स सीक्रेटेड बाय इट्स एंटीरियर लोब एंड देयर फंक्शंस। तो आपको पता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसके 3 लोब्स होते हैं, 3 हिस्से होते हैं। तो जो एंटीरियर यानी कि अग्रभाग है उसके द्वारा स्रावित आपको 4 हॉर्मोन्स के बारे में बताना है और उनके फंक्शंस बताने हैं। तो सबसे पहले मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं, हम ये आंसर करेंगे। आपको पता है कि जब तक पिट्यूटरी ग्लैंड अपने हॉर्मोन्स रिलीज नहीं करती तब तक आगे के जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स आपकी बॉडी के वो अपने हॉर्मोन्स रिलीज नहीं करते। ये एक तरीके का स्टिमुलेशन सिग्नल या फिर उत्तेजना देती है बाकी सारी ग्रंथियों को, जिससे वो अपना हार्मोन सिक्रीशन शुरू कर सके। सो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। नाउ एंटीरियर लोब से सिक्रीट होने वाले 4 हॉर्मोन्स हैं हमारे। ग्रोथ हार्मोन जो आपकी हड्डियों के और मसल्स मांसपेशियों के ग्रोथ में मदद करता है, और अगर ये एबनॉर्मली सिक्रीट होगा, कम या ज़्यादा होगा, तो जाइजेंटिज्म या डॉर्फिज्म ऐसी विकार जो है वो मौजूद हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगेन थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करने वाला, थायराइड ग्रंथि से अपने हॉर्मोन्स रिलीज करवाने वाला है हमारा TSH हार्मोन। देन उसके बाद है ACTH, दैट इज एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन। तो ये हार्मोन रिलीज करवाता है आपके एड्रीनल कॉर्टेक्स से कॉर्टिसोल, मिनरल कॉर्टिकोइड्स एंड सेक्स कॉर्टिकोइड्स। उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। तो FSH जो है वो पुरुषों या मेल्स के अंदर रेगुलेट या नियंत्रित करता है स्पर्म प्रोडक्शन यानी शुक्राणु का उत्पादन, जबकि फीमेल्स के अंदर ये स्टिमुलेट करता है डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स। Next is discuss the structure and functions of the adrenal gland and why is it often referred to as the gland of emergency। तो आपने इसमें adrenal ग्रंथि के स्ट्रक्चर, संरचना को और उसके कार्य, फंक्शन को एक्सप्लेन करना है और ये बताना है कि इसे emergency gland क्यों कहते हैं। तो सबसे पहले अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो ये 2 एड्रीनल ग्लैंड्स होती हैं बॉडी के अंदर जो किडनीज के ऊपर लोकेटेड होती है,
और ऐसी पोजीशन को हमने क्या कहा है, सुप्रारीनल पोजीशन। देन इसके दो हिस्से होते हैं, बाहरी हिस्सा होता है एड्रीनल कॉर्टेक्स जो रिलीज करता है हॉर्मोन्स जैसे कि कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन एक्सेट्रा, और जो अंदर वाला हिस्सा है उसको कहते हैं हम एड्रीनल मेड्यूला, और ये रिलीज करता है आपके एड्रीनलिन और नॉन एड्रीनलिन हॉर्मोन्स। देन इसके फंक्शन की अगर बात करें तो एल्डोस्टेरोन का फंक्शन क्या होता है, वाटर के बैलेंस को और नमक सॉल्ट के बैलेंस को रेगुलेट करना बॉडी के अंदर, सो दैट आपका ब्लड प्रेशर या रक्तचाप जो है वो मेंटेन रहे। वेयरएज जो कॉर्टिसोल है इसको हम स्ट्रेस हार्मोन, तनाव हार्मोन के रूप में जानते हैं, क्योंकि ये तनाव को, स्ट्रेस को रेगुलेट करता है, आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन, सूजन को कम करता है, और मेटाबॉलिज्म यानी चयापचय इसको भी रेगुलेट करता है। जबकि एड्रीनलिन की बात करें तो एड्रीनलिन जो है वो हमें इमरजेंसी सिचुएशन के लिए बॉडी को प्रिपेयर करता है। अब आता है नेक्स्ट पार्ट कि इसे ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी या इमरजेंसी ग्लैंड क्यों कहते हैं। तो सबसे पहली बात कि जो एड्रीनल ग्लैंड है उसका आंतरिक हिस्सा, दैट इज अंदर वाला हिस्सा एड्रीनल मेड्यूला है मेनली, जिसे हम ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी कहते हैं, क्योंकि ये दो हार्मोन्स रिलीज करता है, एड्रीनलिन और नॉन एड्रीनलिन, जो आपकी बॉडी को प्रिपेयर करते हैं किसी डेंजर से फाइट करने के लिए। अब ऐसी सिचुएशन में आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, आपका ब्रीथिंग रेट भी बढ़ जाता है, देन इसके बाद आपके ब्लड शुगर लेवल्स भी जो है ब्लड के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कैसे, जो ग्लाइकोजन आपका स्टोर था लिवर और मसल्स के अंदर वो टूट जाता है और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रीडायरेक्शन ऑफ ब्लड। रीडायरेक्शन का मतलब क्या हुआ, क्योंकि अभी आपकी जो मांसपेशियां हैं, कंकाल है, उनके पास जो ब्लड है वो ज़्यादा जाना चाहिए, तो ये ब्लड सर्कुलेशन को डायरेक्ट कर देता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र से स्केलेटल मसल्स की तरफ। अभी इस टाइम पे इमरजेंसी सिचुएशन में पाचन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भी इमरजेंसी सिचुएशन है उसमें बॉडी को फाइट करना है, तो इसलिए आपके स्केलेटल मसल्स के पास, कंकाल के पास जो है ब्लड का फ्लो ज़्यादा होना चाहिए, हेंस इट रीडायरेक्ट्स द ब्लड। इसकी हिंदी वाली स्लाइड जो है वो अब मैं अटैच कर देती हूँ। सो हियर इज़ योर हिंदी स्लाइड। ऑल्सो इस क्वेश्चन में आप ये डायग्राम बना सकते हो, किडनीज के ऊपर आप दिखा सकते हो कि इस तरीके से हमारी एड्रीनल ग्रंथियां जो है मौजूद होती है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A person travels from New Delhi to New York and experiences difficulty in sleeping and a disturbed appetite for the first few days. मतलब एक आदमी है, वो नई दिल्ली से न्यूयॉर्क जा रहा है, ठीक है, और वो महसूस करता है कि उसको स्लीप में, सोने में, एज वेल एज एपेटाइट, भूख में उसकी गड़बड़ी हो गई है, चीज़ें ऊपर नीचे हो गई है। आपको बताना है कि ये कौन सा बायोलॉजिकल फिनोमेना है, कौन सी जैविक घटना है, और कौन सी ग्रंथि यानी ग्लैंड इसमें इन्वॉल्व है, और वो ग्रंथि या ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करती है इस कॉन्टेक्स्ट में। तो देखो, इस कंडीशन को जब आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री फ्लाई करते हो, ठीक है, और जब आपका सर्केडियम रिदम बिगड़ जाता है तो इसको कहते हैं जेट लैग। और जो ग्लैंड इसमें इन्वॉल्व है दैट इज योर पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड याद रखना क्या थी, हमारी बॉडी की सबसे छोटी ग्रंथि, ठीक है। अब ये कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, इट इज मेलाटोनिन। अब मेलाटोनिन का क्या फंक्शन है, ये आपकी स्लीप वेक साइकिल यानी सोने जागने का जो चक्र होता है इसको रेगुलेट करता है, ठीक है। और दूसरी चीज लाइट सेंसिटिविटी, जो मेलाटोनिन होता है ना, जब भी लाइट ज्यादा होती है तब वो कम रिलीज होता है या ना के बराबर रिलीज होता है। डार्क कंडीशन में क्या होता है, मेलाटोनिन जो है वो ज्यादा रिलीज होता है, एंड हेंस हम कह सकते हैं कि जो मेलाटोनिन है वो लाइट सेंसिटिव है, यानी प्रकाश के प्रति इसकी संवेदनशीलता है। अब ये डिस्टर्बेंस कैसे हुआ, देखो, जब आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री फ्लाई करते हो तो टाइम जोन जो है वो चेंज हो जाता है, और आपकी बॉडी की जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो इस तरीके से एकदम से नए वातावरण या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट नहीं कर पाती। बेसिकली आपका पीनियल ग्लैंड जो है वो टाइम लेता है नए एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट करने में। तो जब तक वो नए एनवायरनमेंट के हिसाब से, नए वातावरण के हिसाब से खुद को अडेप्ट नहीं कर लेता, तब तक आपको नींद में, खाने पीने में ऊपर नीचे चीजें रहेंगी, वो जो एक संतुलन था ना वो बिगड़ जाता है। आई होप इट इज crystal clear now. So now coming to next question. In a certain mountainous region, a large number of villagers were found to have swollen necks and a low metabolic rate. एक निश्चित पहाड़ी क्षेत्र में बड़ी संख्या में ग्रामीणों की गर्दन में सूजन और चयापचय दर धीमी पाई गई, ठीक। Next, doctor suggested that this condition could have been prevented by a simple change in their diet. डॉक्टर ने उन लोगों को सजेस्ट करा कि तुम अपनी डाइट के अंदर, खाने पीने में एक साधारण सा चेंज ले आओगे तो ये जो तुम्हारी कंडीशन है इसको रिवर्स किया जा सकता है,
ठीक, तो अब तुम्हें बताना है इसमें आइडेंटिफाई द कंडीशन कि ये कौन सी कंडीशन है, कौन सा डिसऑर्डर या विकार है, इसमें कौन सा मिनरल या खनिज इनकी डाइट से मिसिंग है, और एक्सप्लेन द हार्मोनल लॉजिक बिहाइंड इट, इसके पीछे के हार्मोनल तर्क की व्याख्या भी देनी है। तो देखो, जब भी आपकी नेक्स जो है वो फूल जाती है, सूज जाती है, तो इस कंडीशन को कहते हैं हम गोइटर। ठीक है, और गोइटर जो डिसऑर्डर होता है वो आपकी डाइट में आयोडीन की कमी से होता है, क्योंकि आयोडीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है सिंथेसिस के लिए थायरॉक्सिन हार्मोन के, जो थायरॉक्सिन हार्मोन हमारी थायराइड ग्रंथियां बनाती हैं। अब ये जो माउंटेन रीजन में लोग रहते हैं ना, पहाड़ी रीजन में, अक्सर क्या होता है कि वहाँ की मिट्टी में और पानी में आयोडीन की पहले से ही कमी होती है नेचुरली। तो जब यहाँ के लोग ऐसी डाइट लेते हैं जिसमें आयोडीन कम होता है, तो इनकी थायराइड ग्लैंड क्या है, अपने हॉर्मोन्स नहीं बना पाती जितनी रिक्वायरमेंट होती है। दैट इज, ये थायरॉक्सिन उतना नहीं बना पा रही जितना रिक्वायर्ड है। तो अब टू कंपनसेट फॉर दिस डेफिशिएंसी, यानी इसकी कमी को पूरा करने के लिए जो आपकी थायराइड ग्लैंड है ना, वो आपके ब्लड से ज़्यादा आयोडीन सोखने की प्रयास करती है, मतलब एब्जॉर्ब करने की कोशिश करती है, एंड थायराइड ग्रंथि आकार में बढ़ जाती है और इस प्रोसेस के दौरान वो सूज जाती है, एंड दैट इज वाई उनकी नेक जो है वो इस तरीके से स्वेल्ड होती है। सो दिस वॉज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस जो हैं ये आपके प्रैक्टिस के लिए खुद से अटेम्प्ट करने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द हाइपोथैलेमस इन द एंडोक्राइन सिस्टम? अंतःस्रावी तंत्र में हाइपोथैलेमस की क्या भूमिका है? एंड ब्रीफली एक्सप्लेन द 2 टाइप्स ऑफ हार्मोन इट प्रोड्यूसेस। आपको पता है कि हाइपोथैलेमस 2 तरीके के हार्मोन रिलीज करता है, एक को कहते हैं हम रिलीजिंग हार्मोन, दूसरा होता है इनहिबिटरी हार्मोन। तो इन दोनों हार्मोन्स के बारे में आपको आंसर करना है। एंड अगला क्वेश्चन है, a patient is diagnosed with a condition where they excrete large volumes of very dilute urine and feel excessively thirsty, yet their blood sugar levels are perfectly normal। मतलब कि एक मरीज को ऐसी स्थिति में पाया गया है जिसमें उसे बार बार ही पेशाब यानी यूरिन आ रहा है, उसे बहुत ज़्यादा प्यास भी लग रही है, लेकिन जो उसके ब्लड शुगर लेवल्स हैं वो बिल्कुल नॉर्मल है। तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी कंडीशन है, इसमें कौन सा हार्मोन इन्वॉल्व है, और इस हार्मोन की डेफिशिएंसी या कमी से जो ये सिम्टम्स आए हैं इसको डिस्कस करना है, इसके रोल को बताना है। सो इसका हिंट मैं दे सकती हूँ आपको कि जब भी आपको बॉडी से एक्सेस यूरिन पास होता है, वाटर का लॉस होता है, तो वो हार्मोन होता है हमारा ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन की कमी से ये होता है। बाकी पूरा आंसर आप खुद से अटेम्प्ट करोगे। Then last question है, it is often observed that elderly people are more susceptible to infections and have a weaker immune system compared to young children. Based on your knowledge of the endocrine system, identify the gland responsible for the difference and explain the physiological reason behind it. 2 marks का question है, बहुत सिंपल सी बात है। ये बोल रहा है कि ज़्यादातर देखा जाता है कि जो एल्डर लोग होते हैं यानी कि एडल्ट होते हैं, उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यून सिस्टम है, वो वीक होता है एज़ कम्पेयर टू बच्चों में। ठीक, तो आपको बताना है कि ये कौन से हार्मोन कौन सी ग्लैंड की वजह से होता है और इसका रीज़न मेंशन करना है। आई होप यू विल बी एबल टू डू दिस। इसमें जो ग्लैंड इन्वॉल्व है दैट इज़ योर थाइमस, बाकी रीज़न आप खुद से दोगे। सो आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है। पूरा एंडोक्राइन सिस्टम हमने कंप्लीट कर लिया अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस आंसर राइटिंग के लिए, एंड नेक्स्ट क्लास में हम इसके MCQs करेंगे। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिल गई होगी, एंड अब जब आप अपनी NCERTs रीड करोगे तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। ऑल्सो दोज हु हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज आगे भी ऐसे ही रेगुलर कॉन्टेंट आने वाला है जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा सारे ही टीचिंग एग्जामिनेशंस के लिए। एंड येस, इसके अलावा जिन्होंने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करा है, प्लीज़ ज्वाइन टेलीग्राम। वहाँ हम डेली एक स्पेसिफिक टॉपिक की 10 क्वेश्चंस की क्विज करते हैं। एंड एट लास्ट हमारे ऑलमोस्ट 900 सब्सक्राइबर्स जो है वो कंप्लीट होने वाले हैं, एंड जब तक ये वीडियो जाएगी आई होप कंप्लीट भी हो जाएंगे। सो सिर्फ 100 सब्सक्राइबर्स मोर लेफ्ट फॉर 1K, और जैसा कि मैंने प्रॉमिस करा था कि एज सून एज वी हिट 1K, ये जितनी भी PDFs है आई विल रिलीज ऑन द टेलीग्राम चैनल। सो thank you for today, and I'll see you in the next one. Bye bye, take care, happy learning.